हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयशा। आज का टॉपिक है आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 2। टास्क 2 में हम एक ऐसे लिखना सीखेंगे। इस वीडियो में ऐसे के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन 4 क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे जिनके मुताबिक आपका ऐसे होना चाहिए। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करेंगे कि एग्जामिनर को आपके ऐसे में क्या चाहिए। वो कौन से 4 क्राइटेरिया हैं जिनके मुताबिक आपके ऐसे को चेक किया जाता है। स्क्रीन पर आप इस वक्त 4 पॉइंट्स देख रहे हैं। यही वो 4 क्राइटेरिया हैं जिनके मुताबिक आपको ऐसे लिखना है। आइल्स के एग्ज़ाम में 9 बैंड बहुत आसानी से आ सकता है अगर आप इन चारों क्राइटेरिया के मुताबिक अपना ऐसे लिखें। इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहले ऐसे लिखना शुरू करते हैं। ऐसे लिखने के बाद एंड में हम चेक करेंगे कि किस तरह ये चारों पॉइंट्स हमारे ऐसे में मौजूद हैं। ऐसे लिखने से पहले ज़रा ऐसे के स्ट्रक्चर को भी एक नज़र देख लेते हैं। अब ऐसे के स्ट्रक्चर को समझेंगे। आपके ऐसे के 3 पार्ट्स होने चाहिए: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में जनरल पॉइंट्स लिखेंगे और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बॉडी में कम से कम 2 पैराग्राफ्स लिखे जाएंगे जिनमें आप टॉपिक से रिलेटेड डिटेल देंगे। अब आ जाएं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में भी इंट्रोडक्शन की तरह जनरल पॉइंट्स लिखकर कंक्लूड करना होगा। तो ये होगा आपके ऐसे का स्ट्रक्चर। कोशिश करें कि 4 से ज़्यादा पैराग्राफ ना लिखे जाए। आप 4 से ज़्यादा लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास टॉपिक से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, लेकिन बेहतर है कि 4 ही लिखे जाएं क्योंकि टाइम भी कम ही होता है। ऐसे लिखने का पहला रूल है क्वेश्चन को पढ़कर अच्छी तरह से समझ लेना। स्क्रीन पर लिखे हुए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। 10 to 20 सेकेंड्स में आपको डिसाइड कर लेना है कि आप इस स्टेटमेंट से अग्री हैं या डिसअग्री हैं। तो सबसे पहले अब सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखें। स्क्रीन पर आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको इसी तरीके से लिखना है। पहला पॉइंट है पैराफ्रेज द क्वेश्चन प्रॉम्प्ट, यानी सबसे पहले क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को अपने अल्फाजों में लिखना है। फिर आप अपनी ओपिनियन देंगे। आपकी ओपिनियन ही आपका आंसर है। फिर मज़ीद एक और रेलेवेंट सेंटेंस लिखेंगे और आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ रेडी है। स्क्रीन पर आप इस वक्त इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देख रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के पहले सेंटेंस और क्वेश्चन का एक ही मतलब है। यानी जो कुछ क्वेश्चन में लिखा है आप उसको अपने अंदाज में बयान करेंगे और इस पहले सेंटेंस से ही एग्जामिनर को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स को हमने चेंज किया है। सम पीपल की जगह मैनी पीपल यूज़ किया है। थिंक को बिलीव से रिप्लेस किया है। एल्सवेयर की जगह अदर एरियाज़ यूज़ हुआ है। इस तरह से आपको सिनोनिम्स यूज़ करने हैं ताकि क्वेश्चन की मीनिंग ना चेंज हो, सिर्फ वर्ड्स ही चेंज हों। इसके बाद आप अपनी ओपिनियन देंगे कि आप अग्री हैं या डिसअग्री हैं और फिर एक और रेलिवेंट सेंटेंस लिखेंगे और आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रेडी है। इस तरह से आपने देखा कि हमने इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है। क्वेश्चन को पैराफ्रेज भी किया है, अपनी ओपिनियन भी दी है और आखिर में एक रेलिवेंट सेंटेंस लिखकर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को एंड किया है। इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते जाएं। ये स्ट्रक्चर आपके बहुत काम आएगा और आपका बैंड इसी तरह हाई हो जाएगा अगर आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो। अब एक बात और समझ लें कि हम कुछ वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन की मीनिंग भी चेंज हो जाएगी और आपको क्वेश्चन की मीनिंग चेंज नहीं करनी है। जैसे कि गवर्नमेंट, पीपल, बेटर, इन वर्ड्स को चेंज ना करें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तो हम लिख चुके हैं। अब आ जाएं ऐसे की बॉडी पर। यहाँ 2 पैराग्राफ्स लिखे जाएंगे और दोनों पैराग्राफ्स में दिए गए टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। स्क्रीन पर आप इस वक्त बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आपका 9 बैंड बहुत आसानी से आ जाएगा अगर आप इसी तरतीब से बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे तो।
सबसे पहले आपको रीज़न देना है कि क्वेश्चन प्रॉम्प्ट से आप अग्री हैं या डिसअग्री हैं। इसके बाद इस रीज़न को एक्सप्लेन करना है, फिर एक एग्जाम्पल के ज़रिए अपनी एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई करेंगे और फिर इसी पैराग्राफ को कंक्लूड भी करेंगे। यानी जो कुछ आइडियाज़ आपने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किए हैं उसकी एक शॉर्ट समरी 1 या 2 लाइन्स में लिख देंगे। बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं और एक पैराग्राफ भी लिखा जा चुका है। अब देखते हैं कि ये पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखा गया है या नहीं। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपको अपनी ओपिनियन देनी है कि आप अग्री हैं या डिसअग्री हैं। सो रीड द फर्स्ट लाइन, इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल टू स्पेंड मनी ऑन द आर्ट्स। मुझे लगता है कि स्पेंडिंग मनी ऑन द आर्ट्स इज़ नॉट वेरी यूज़फुल, यही ओपिनियन है। अब मैं मज़ीद 3 से 4 लाइनों में इसी ओपिनियन को एक्सप्लेन करूँगी कि मैं ऐसा कहती हूँ तो मैं ऐसा क्यों कहती हूँ। सिंस इट इज़ अ मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ एन आर्टिस्ट, क्योंकि ये महज इजहार है किसी आर्टिस्ट के इमोशंस और फीलिंग्स का, जिसका रियल वर्ल्ड में या किसी कौम की तरक्की में कोई बहुत बड़ा किरदार या बहुत अहम किरदार नहीं है। अब मैं इसी बात को जस्टिफाई करूँगी एग्जांपल्स देकर, जैसे कि पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, नॉवेल्स हैं, ड्रामाज हैं। हम इनको बड़े शौक़ से देखते हैं, ये हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या इनका किसी कौम की तरक्की पे बहुत गहरा असर होता है? क्या इनका कोई बहुत अहम किरदार होता है? नहीं होता है। Thus it is constrained to excite the senses whereas it has no contribution to nation's progress। ये आखिरी लाइन जो है ये कंक्लूजन की लाइन है, इसी तरह आपको आखिर में कंक्लूड करना है। तो आप चेक कर सकते हैं कि पूरा पैराग्राफ जो है स्ट्रक्चर के बिल्कुल मुताबिक है। सबसे पहले मैंने ओपिनियन दी है, उसके बाद उसी ओपिनियन को एक्सप्लेन किया है 3 से 4 लाइनों में और फिर उस एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई किया है एग्जाम्पल्स देकर और फिर आखिर में एक लाइन लिखकर कंक्लूड भी किया है। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए, डिफरेंट टॉपिक चूज़ करें और उनकी प्रैक्टिस करें। इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे तो आपका 9 बैंड बहुत आराम से आएगा। ऐसे का पहला पैराग्राफ तो आप समझ चुके हैं। अब ऐसे की बॉडी का दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। यहाँ भी हम इसी तरह स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जिसके मुताबिक पहला पैराग्राफ लिखा गया था। यानी अब यहाँ पर एक और रीज़न देंगे कि आप क्वेश्चन प्रॉम्प्ट से क्यों अग्री या डिसअग्री हैं और फिर इस रीज़न को एक्सप्लेन करेंगे। फिर अपनी एक्सप्लेनेशन को एग्जाम्पल के ज़रिए जस्टिफाई करेंगे और फिर आखिर में कंक्लूड करेंगे, यानी अपने आइडियाज़ की एक शॉर्ट समरी लिख देंगे। चलिए तो अब देखते हैं कि दूसरे पैराग्राफ को किस तरह से लिखा गया है। स्क्रीन पर आप इस वक्त ऐसे की बॉडी का दूसरा पैराग्राफ देख रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन है, मनी कैन बी यूज्ड इन अ बेटर मैनर सच एज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पहली लाइन ही आपकी ओपिनियन है और यही रीज़न है कि आप क्यों क्वेश्चन प्रॉम्प्ट से अग्री या डिसअग्री करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो फील्ड है जहाँ पे ज़्यादा पैसे दिए जाने की ज़रूरत है। और इस ओपिनियन को हमने अगली 4 से 5 लाइनों में एक्सप्लेन भी किया है और फिर एग्जाम्पल से इसको जस्टिफाई भी किया है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, इंटरनेट, इन सब चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमें ट्रेनर्स चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए फ़ंड्स चाहिए। तो बेहतर है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ग्रांट किए जाएँ। इस तरह आप अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, यानी रीज़न दे चुके हैं, ओपिनियन को एक्सप्लेन कर चुके हैं और एग्जाम्पल से जस्टिफाई भी कर चुके हैं। एंड में हमने कंक्लूड भी किया है। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक सेकंड पैराग्राफ लिखा गया है। आपका सेकंड पैराग्राफ भी रेडी है। अब आखिर में लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में कोई भी नया पॉइंट नहीं लिखना है, किसी चीज़ की डिटेल या एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है। जो कुछ हम ऊपर के पैराग्राफ्स में कह चुके हैं इन्हीं पॉइंट्स को समराइज़ कर देना है, उन्हीं की एक शॉर्ट समरी लिख देनी है। तो इस तरह आपको याद रखना है कि कंक्लूजन में और इंट्रोडक्शन में जनरल पॉइंट्स लिखे जाएंगे, जबकि बॉडी पैराग्राफ्स में डिटेल दी जाएंगी। इस वक्त आप कंक्लूजन का पैराग्राफ स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप इन लाइंस को रीड कर कर देख सकते हैं कि ये वही सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम बॉडी पैराग्राफ्स में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी नया पॉइंट नहीं है, ये समरी है बॉडी पैराग्राफ्स की। फाइनली हमारा ऐसे तैयार है। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक 4 पैराग्राफ्स ही लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसके बाद 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं। बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 है और इसके बाद बॉडी पैराग्राफ नंबर 2
और फिर ये कंक्लूजन है। अगर आप ऐसे के स्ट्रक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या अगर आपने कोई ऐसे लिखा है और उस पर फीडबैक चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या टेक्स्ट कर सकते हैं। आप ईमेल या टेक्स्ट के ज़रिए अपना ऐसे या क्वेश्चन भेज सकते हैं। आइल्स टास्क 2 के ऐसे में आपको कम से कम 250 वर्ड ज़रूर लिखने हैं। अगर 250 वर्ड से कम लिखेंगे तो आपका बैंड कम हो जाएगा। कोशिश करें कि 250 वर्ड से ज़्यादा ही लिखें, कम ना लिखें। 10 to 20 वर्ड ज़्यादा ही लिखें, वो बेहतर होगा, लेकिन कम लिखेंगे तो बैंड कम हो जाएगा। बॉडी पैराग्राफ्स में क्योंकि डिटेल देनी होती है तो वहाँ आप 75 to 80 वर्ड ज़रूर लिखें। कंक्लूजन में भी आप 40 to 50 वर्ड्स लिखकर कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिटेल तो नहीं देनी है, सिर्फ जनरल पॉइंट्स ही लिखने हैं। तो 40 to 50 वर्ड्स कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी होते हैं, और बॉडी पैराग्राफ्स में 75 to 80 वर्ड्स तक लिखें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में 40 वर्ड्स लिखे हैं तो बॉडी पैराग्राफ्स में 85 तक वर्ड्स लिखें। इसी तरह अगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में 50 to 55 तक वर्ड्स लिखे हैं तो फिर बॉडी पैराग्राफ्स में आपको 75 या 80 तक वर्ड्स लिखने होंगे। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देंगे तो वर्ड्स खुद ब खुद काउंट हो जाएंगे। अगर आप पेपर बेस्ड एग्ज़ाम देंगे तो फिर आपको वर्ड्स खुद ही काउंट करने होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वर्ड्स 250 से कम ना हो, ज़्यादा हो जाएं कम ना हो। याद रखें कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के पैराग्राफ में 55 वर्ड से ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और बॉडी पैराग्राफ्स में डिटेल देनी होती है, फिर वहाँ डिटेल देने का टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब सवाल है, टू वॉट एक्सटेंट डू यू अग्री। टू वॉट एक्सटेंट का मतलब है किस हद तक। तो बेहतर है कि या तो आप लिखें कम्प्लीटली अग्री या सिर्फ अग्री लिख दें। अगर आप डिसअग्री हैं तो आप लिख दें डिसअग्री या कम्प्लीटली डिसअग्री। अक्सर स्टूडेंट्स लिख देते हैं आई एग्री टू सम एक्सटेंट या आई पार्शली एग्री। ये आपको कभी भी नहीं लिखना है। इसका मतलब है कि आप कुछ हद तक अग्री हैं, आप कम्प्लीटली अग्री नहीं हैं। और अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कि किस हद तक अग्री हैं, कौन से एस्पेक्ट से डिसअग्री हैं। इसकी जस्टिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। एक तो टाइम बहुत कम होता है। अब आप ये सोचने बैठ जाएंगे कि कौन से पॉइंट से अग्री हैं और कौन से एस्पेक्ट से आप डिसअग्री हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसे ही कंप्लीट ना कर पाएँ। तो बेहतर है कि कम्प्लीटली अग्री या डिसअग्री लिखें और इस ओपिनियन से रिलेटेड लिखते जाएँ। याद रखें कि आप अग्री हैं या डिसअग्री हैं, इससे एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ आपका रिटन देखना है कि आपने इंग्लिश कैसी लिखी है, और बैंड भी आपके रिटन पे ही दिया जाता है, ना कि आपकी ओपिनियन पे। तो बेहतर तो ये है कि आप किसी भी स्टेटमेंट से अग्री हों या अग्री ना हों, लेकिन आपको हमेशा वो साइड चूज़ करनी है जिससे रिलेटेड आपके जहन में बहुत सारा मटेरियल मौजूद हो, ताकि ऐसे को डेवलप करने में आपको आसानी रहे। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि ऐसे के आखिर में एक पैराग्राफ तो कंक्लूजन का लिखना ही है, लेकिन हर बॉडी पैराग्राफ को भी कंक्लूड करना है। यानी एग्जाम्पल के बाद एक शॉर्ट समरी लिखेंगे उन आइडियाज़ को कंक्लूड करने के लिए जो आपने उस पैराग्राफ में डिस्कस किए हैं। चलें तो अब देखते हैं कि किस तरह से हमने बॉडी पैराग्राफ्स को कंक्लूड किया है। ये हमारे ऐसे की बॉडी का पहला पैराग्राफ है। लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, दस इट इज़ कॉन्स्ट्रेन टू एक्साइट द सेंसेस वेयर एज इट हैज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशंस प्रोग्रेस। यही वो पॉइंट है जिसको हमने पैराग्राफ में डिस्कस किया है और एग्जाम्पल दे के जस्टिफाई भी किया है। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे, you can see the last line, thus every penny which is spent on new technology can prove to be a stepping stone towards progress and prosperity। यही आइडिया है और यही पॉइंट है जिसको हमने अपने पूरे पैराग्राफ में डिस्कस किया है अच्छी तरह डिटेल में, और एग्जाम्पल देके जस्टिफाई भी किया है। तो इसी तरह जब आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे तो हर पैराग्राफ को कंक्लूड भी करना है 1 या 2 लाइन्स लिख के, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन 1 या 2 लाइनें लिख के आप उसे ज़रूर कंक्लूड करेंगे। ऐसे तो हम लिख चुके हैं,
अब अगर आपको याद हो तो शुरू में रिक्वायरमेंट का जिक्र हुआ था कि एग्जामिनर को आपके एसे में क्या चाहिए, वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके मुताबिक आपके एसे को इवेल्युएट किया जाएगा। वो चारों क्राइटेरिया आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। यही वो चार क्राइटेरिया हैं जिनके मुताबिक आपके ऐसे को इवेल्युएट किया जाता है। चलें तो अब देखते हैं कि क्या ये चारों क्राइटेरिया हमारे ऐसे में मौजूद हैं। पहला पॉइंट है टास्क अचीवमेंट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉइंट ए, यू शुड फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क। इसका मतलब है कि जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है उसका जवाब आपके कंटेंट में होना चाहिए। आपके सारे पॉइंट्स उससे रेलिवेंट होने चाहिए और आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना होगा। याद रखें कि आपको टॉपिक से हटकर कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप ऑफ द टॉपिक कुछ लिख देंगे यानी टॉपिक से हटकर लिख देंगे तो आपका बैंड कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम टास्क अचीवमेंट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है द गवर्नमेंट शुड नॉट एलोकेट मनी ऑन द आर्ट्स, और दूसरा पॉइंट है दिस मनी कुड बी बेटर स्पेंट एल्सवेयर। ऐसे की बॉडी के पहले पैराग्राफ में हम पहले पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं और ऐसे की बॉडी के दूसरे पैराग्राफ में हम दूसरे पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में भी इन्हीं दोनों पॉइंट से मुतालिक लिखा गया है, यानी क्वेश्चन के दोनों पॉइंट्स कवर हो चुके हैं और कोई इररेलेवेंट पॉइंट नहीं लिखा गया है, यानी टास्क अचीव हम कर चुके हैं। टास्क अचीवमेंट का दूसरा पॉइंट है क्लियरली प्रेजेंट अ फुली डेवलप्ड कंटेंट। कंटेंट को डेवलप करने का मतलब है कि जो क्वेश्चन का आंसर है, यानी आप जो ओपिनियन या रीज़न देते हैं, इसी को एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स की मदद से डेवलप किया जाए। तो हम ये भी कर चुके हैं। बॉडी पैराग्राफ्स में अपनी ओपिनियन को एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स की मदद से हम डेवलप कर चुके हैं। तो इस तरह से हम टास्क अचीव कर चुके हैं। आपकी राइटिंग को चेक करने के लिए दूसरा क्राइटेरियन है कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन का मतलब है कनेक्शन, यूनिटी एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपको अपने पॉइंट्स या इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे स्ट्रक्चर में लॉजिकली कनेक्ट करके लिखना है और कनेक्शन पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि सारे पॉइंट्स रेलेवेंट हों और इन रेलेवेंट पॉइंट्स को एक ख़ास स्ट्रक्चर में लिखते जाएं। अब वो स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जिसमें जनरल पॉइंट्स लिखे गए हैं। इसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स हैं जहां हमने डिटेल पेश की है और आखिर में कंक्लूजन है जो सारे डिस्कशन की समरी है। ऐसे का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है और इसको हमने फॉलो भी किया है। तो अब लॉजिकल कनेक्शन की बात करते हैं। हमारे क्वेश्चन प्रॉम्प्ट में 2 ही पॉइंट्स हैं, द गवर्नमेंट शुड नॉट एलोकेट मनी ऑन द आर्ट्स, और दूसरा पॉइंट है दिस मनी कुड बी बेटर स्पेंट एल्सवेयर। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में एक साथ डिस्कस किया गया है, जबकि बॉडी पैराग्राफ्स में अलग अलग इन्हीं दोनों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। यानी हमारे ऐसे में सारे पॉइंट्स इन्हीं दोनों पॉइंट से रिलेटेड हैं। तो आप अच्छी तरह से याद रखें कि टॉपिक से हटकर कुछ नहीं लिखना है। टॉपिक से हटकर कुछ लिखेंगे तो आपका बैंड कम हो जाएगा और सारे पॉइंट्स क्वेश्चन प्रॉम्प्ट से रिलेटेड होने चाहिए। जब आप सारे पॉइंट्स क्वेश्चन प्रॉम्प्ट से रिलेटेड ही लिखेंगे तो कनेक्शन और यूनिटी खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। थर्ड क्राइटेरियन है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब है वोकैबुलरी। यहाँ पे एग्जामिनर चेक करते हैं कि आपकी वोकैबुलरी की रेंज कैसी है और आप वर्ड्स को कितनी प्रिसीशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंज से मुराद है कि किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास कितने वर्ड्स हैं और किस तरह के वर्ड्स हैं। किस तरह के वर्ड्स से मुराद है कि आपको सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स ही इस्तेमाल करने हैं। अगर आपने इनफॉर्मल वर्ड्स को इस्तेमाल किया है तो आपका बैंड कम हो सकता है। तो कोशिश करें कि सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स का ही इस्तेमाल हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बॉम्बास्टिक या स्कॉलरली वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपको एग्जामिनर को ये नहीं बताना है कि आप कोई बहुत बड़े स्कॉलर हैं और आपको बहुत सारे मुश्किल और अनकॉमन वर्ड्स भी याद हैं, बल्कि कोशिश करें कि वर्ड्स प्रिसाइज, कॉमन और फॉर्मल हों।
अक्सर स्टूडेंट्स एक वर्ड को बहुत बार रिपीट करते हैं। रेपिटिशन से एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आपके पास अपनी बात कहने के लिए एक या दो ही वर्ड्स हैं जिनको आप बार बार लिख रहे हैं। इस तरह आपका बैंड कम हो जाएगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपको सिनोनिम्स याद हों। तो सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें और वर्ड्स को रिपीट करने से अवॉइड करें। चलिए तो अब देखते हैं कि हमने अपने ऐसे में कहाँ कहाँ सिनोनिम का इस्तेमाल किया है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में बिलीव को थिंक की जगह यूज़ किया गया है। एलोकेट की जगह सेट असाइड, ग्रांट और डेडिकेट यूज़ हुआ है। स्पेंड की जगह यूज़ इस्तेमाल हुआ है। इस तरह आप देख सकते हैं कि लेक्सिकल रिसोर्सेज का क्राइटेरियन भी हम पूरा कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप इस वक्त लिस्ट देख रहे हैं। इस लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स को आपको अपने आइल्स के ऐसे में कभी भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप एक भी आइटम यूज़ करेंगे आपका बैंड कम हो सकता है। बॉम्बास्टिक वर्ड्स, स्कॉलरली, अनकॉमन वर्ड्स कभी भी यूज़ ना करें। उसके बाद है ईडियम्स। ईडियम्स यानी कि मुहावरे। मुहावरे हमेशा इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन या इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं। आइल्स के ऐसे में कभी भी यूज़ ना करें। फ्रेजल वर्ब्स भी इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं। कभी भी फ्रेजल वर्ब्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स को कभी भी आइल्स के ऐसे में यूज़ नहीं करते। किसी भी फॉर्मल ऐसे में कभी भी यूज़ नहीं करते। शॉर्ट फॉर्म्स मीन्स डोंट, डजंट, वुडंट, डिडंट। आपको इनकी फुल फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। फुल फॉर्म यूज़ करें, शॉर्ट फॉर्म यूज़ ना करें, इससे आपका बैंड कम हो सकता है। फोर्थ क्राइटेरियन है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी राइटिंग में ग्रामर की कोई गलती ना हो, आपके सेंटेंसेस बिल्कुल एक्यूरेट हों। अब आ जाएं रेंज की तरफ। रेंज का मतलब है कि आपकी रेंज में कितने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। आप कितने स्ट्रक्चर्स को बहुत महारत के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या कंडीशनल सेंटेंसेस। इनको आप कितनी महारत के साथ लिख सकते हैं। आपको अपनी राइटिंग में स्ट्रक्चर्स की वैरायटी शो करनी होगी। स्पेशली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जैसे आपका बैंड हाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस करें, कंजंक्शंस यूज़ करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको ग्रामर को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है और प्रैक्टिस भी करनी है। आप स्क्रीन पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर अपनी मीनिंग या सेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, दिस इज़ द रूम। अगर इस पार्ट को सेंटेंस से अलग कर दिया जाए तो दूसरा पार्ट या क्लॉज विच वॉज पेंटेड बाय मी, इसकी मीनिंग अधूरी रह जाएगी। तो दूसरे क्लॉज को ज़रूरत है पहले क्लॉज की अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए या अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। इस तरह के सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहा जाता है। इनकी बहुत प्रैक्टिस करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करने से बैंड स्कोर हाई होता है। चलें तो अब देखते हैं कि हमने अपने ऐसे में कहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ किया है। फर्स्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को मैंने ब्लू कलर में कर दिया है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे, इनको देखने में आसानी रहे। पहला सेंटेंस है, देयर आर सम अदर एरियाज़ वेयर गवर्नमेंट कुड स्पेंड मनी इन अ बेटर वे। वेयर गवर्नमेंट कुड स्पेंड मनी इन अ बेटर वे ये डिपेंडेंट क्लॉज है और देयर आर सम अदर एरियाज़ ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस तरह ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द फील्ड विच नीड्स मोर फंड्स एंड अटेंशन। विच नीड्स मोर फंड्स एंड अटेंशन ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट पार्ट पे या फर्स्ट क्लॉज पे, जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द फील्ड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बिकॉज इसके दो पार्ट हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द फील्ड, आप इसको सेपरेट कर देंगे, इसकी मीनिंग कंप्लीट है। विच नीड्स मोर फंड्स एंड अटेंशन ये फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, आप इसको सेपरेट कर देंगे तो इसकी मीनिंग अधूरी है। ओके, सेकेंड पैराग्राफ है,
It is a mere expression of emotions and feelings of an artist which does not have any valuable worth in the real world. ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, which does not have any valuable worth. यहाँ से डिपेंडेंट क्लॉज है जो फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड कर रहा है. इट इज़ अ मियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स इस वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है टू गिव यू अ क्लियरर मीनिंग. इस तरह से ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. अब आ जाएं. यस, एवरी पेनी विच इज़ स्पेंट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी. विच इज़ स्पेंट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, ये पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे. इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? एवरी पेनी कैन प्रूव टू बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. ये इस पार्ट पे डिपेंड करता है. ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने हैं अपने ऐसे में ताकि आपका बैंड स्कोर हाई हो जाए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और ज़रूर अपने ऐसे में यूज़ करें. वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है और जब ये फॉर्म नाउन का फंक्शन परफॉर्म करती है तो फिर इसको जिरंड कहते हैं. पहला एग्जाम्पल है ईटिंग टू मच कैन मेक यू इल. इस सेंटेंस में ईटिंग नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये वर्ब नहीं है. वर्ब यहाँ पर मेक है. इस तरह ये जिरंड है. दूसरे सेंटेंस में आई लव स्विमिंग एंड रीडिंग. स्विमिंग एंड रीडिंग दोनों नाउन है और जिरंड का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जबकि वर्ब यहाँ पर लव है. तो इस तरह से ईटिंग, स्विमिंग, रीडिंग ये तीनों जिरंड हैं. ये आईएनजी फॉर्म देखकर आप कंफ्यूज ना हो, ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. जिरंड के इस्तेमाल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें. जिरंड से आपका बैंड स्कोर हाई हो जाएगा. स्क्रीन पर जो आप इस वक्त सेंटेंस देख रहे हैं ये हमारे फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है. नंबर 1 पे इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल टू स्पेंड मनी ऑन द आर्ट्स. ये लाइन हमने फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले लिखी है. ये एक सिंपल सेंटेंस है. अब मैं इस सेंटेंस को रीराइट करूँगी और जिरंड यूज़ करूँगी. नंबर 2 पे यही सेंटेंस है लेकिन जिरंड के साथ लिखा गया है. स्पेंडिंग मनी ऑन द आर्ट्स इज़ नॉट वेरी यूज़फुल. दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है लेकिन सेंटेंस नंबर 2 से आपका बैंड स्कोर हाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने जिरंड यूज़ किया है, जबकि नंबर 1 सेंटेंस जो है वो एक सिंपल सेंटेंस है. ऐसे ही लिखते वक्त मैंने इस सेंटेंस को सिंपल ही लिखा था ताकि एंड में मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह एक सिंपल सेंटेंस में जिरंड को ऐड करके इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है. इस तरह आपने देखा कि हमारा ऐसे 4th क्राइटेरियन के भी मुताबिक है. इसमें तकरीबन सारी ही स्ट्रक्चर्स हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड, पैसिव और जिरंड भी मौजूद है. तो 9 बैंड तक स्कोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके ऐसे में सेंटेंस स्ट्रक्चर की वैरायटी हो. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोशिश करें कि सारे स्ट्रक्चर आपके ऐसे में मौजूद हों. ख़ास तौर पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पैसिव और जिरंड तो ज़रूर मौजूद हों. तो बहुत आसानी से आपका बैंड स्कोर हाई हो जाएगा. अगर आप अपने लिखे हुए किसी ऐसे को चेक करवाना चाहते हैं या उस पर फीडबैक चाहते हैं या आइल्स से रिलेटेड किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझसे ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा.